क्लास 9 न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट चैप्टर है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड इट्स ट्रांसमिशन। तो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स के बारे में। और न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज का यूज होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। यहाँ जो F है ये सिंपल फोर्स नहीं है, ये थ्रस्ट है। और थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस परपेंडिकुलरली और डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। यहाँ पर प्रेशर का यूनिट पास्कल यूज होगा। पास्कल SI यूनिट है, ये याद रखना है। फिर है नेक्स्ट फॉर्मूला जो है P इज इक्वल्स टू HdG। ये फॉर्मूला यूज करना है जब प्रेशर एक्ट करेगा ऑन एनी ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड। तो यहां पर H जो है वो हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, या फिर हम बोलेंगे कितना डेप्थ पे है वो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से, वो हो गया H। D है उस लिक्विड का डेंसिटी और G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस फॉर्मूला से ये भी पता कर लो कि जो प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड एक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। बट एक पर्टिकुलर प्लेस में अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होता है, तो उसका वैल्यू हम लोग या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके करेंगे या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला में आओ, थर्ड वाला। अभी लिक्विड के ऊपर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, तो एक्चुअल जो प्रेशर एक्ट करेगा कोई भी डेप्थ पे, उसमें हमको APO एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब अगर हमको न्यूमेरिकल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताता है तो तब हमको फॉर्मूला यूज करना है P डैश। P डैश मतलब टोटल प्रेशर कितना एक्ट करेगा इनसाइड द लिक्विड, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस HdG जो यहां से कैलकुलेट हुआ था। अब ये फॉर्मूला जो नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बेस्ड में न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आता ही है। तो ये जो फॉर्मूला आया है दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, जो पास्कल्स लॉ से होके आता है। अब देखो ये डायग्राम हम बनाए हैं, यहां पर एक यू शेप का ट्यूब है, यहां पर देख लो एरिया कम है और यहां पर देख लो एरिया ज्यादा है। तो अभी ये जो एरिया A1 है इसमें अगर हम फोर्स F1 लगाते हैं तो यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा P1 प्रेशर क्रिएट होगा जो F1/A1 होगा। वो प्रेशर लिक्विड का थ्रू ट्रांसमिट होकर के यहां पर जाएगा। तो यहां पर अगर जो सरफेस है वो एरिया ज्यादा है तो यहां पर फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो F2 कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर अब प्रेशर जो एक्ट करेगा वो आएगा F2/A2। अब पास्कल्स लॉ में क्या सीखा है कि जो प्रेशर एक्ट करता है वो लिक्विड का थ्रू इक्वली और अनडिमिनिश्ड ट्रैवल करता है। इसका मतलब यहां जो प्रेशर P1 आया और यहां जो प्रेशर P2 क्रिएट होगा दोनों इक्वल होगा, तो P1 और P2 इक्वल होगा। इसका मतलब F1/A1 इक्वल टू F2/A2 और यही रिलेशनशिप है। तो ये हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन से लेकर के रिलेशनशिप है। न्यूमेरिकल्स इसमें बहुत आसान है। 4 क्वांटिटीज है और 4 में से 3 का दिया हुआ रहेगा, 4th को निकालना है, या फिर रेशियो ऑफ द फोर्सेस निकालने बोलेगा, या फिर रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने बोलेगा। तो इतना अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक का न्यूमेरिकल्स करने के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहा है। A hammer exerts a force of 1.5 Newton on each of the 2 nails A and B। तो 2 नेल है A और B, उसमें हैमर जो थ्रस्ट लगा रहा है वो है 1.5 न्यूटन। The area of cross section of the tip of nail A is 2 millimeter square। नेल A का एरिया दिया हुआ है 2 millimeter square, while that of nail B is 6 millimeter square। Calculate प्रेशर ऑन ईच नेल इन पास्कल। तो बहुत ही डायरेक्ट न्यूमेरिकल है। थ्रस्ट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और हम लोगों को बोला है कि प्रेशर को पास्कल में निकालना है। तो यूनिट का कन्वर्शन इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम निकालने जाएंगे नेल ए में, तो हम उसको मेंशन कर दे रहे हैं PA करके।
प्रेशर एक्टिंग ऑन नेल ए, तो उसका जो थ्रस्ट है वो 1.5 न्यूटन का है, प्रॉपर यूनिट में है। एरिया है नेल ए का 2 मिलीमीटर स्क्वायर, यहीं पर ध्यान रखने का है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 को 1000 से डिवाइड करने का मतलब हम उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, और क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर है ये 1000 दो बार लिखना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए, तो इसको दो बार लिख दिए हम। 1.5 को 2 से हम कैंसिल करके 0.75 लिखते हैं। डेसिमल को हम एक प्लेस आगे बढ़ाएंगे तो एक जीरो यूज हो जाएगा, 7.5 हो गया, इनटू कितना तो बच जाएगा, 5 zeros बच जाएगा, 10 to the power 5, सब प्रॉपर यूनिट में था। अब ये निकल गया प्रेशर पास्कल में। सेम वे से नेल बी में करते हैं, तो पी बी इज इक्वल्स टू एफ बाई ए। फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आया है, एरिया हो गया है 6, फिर वो मिलीमीटर स्क्वायर में है, तो अब हम डायरेक्टली लिख देंगे कि मीटर स्क्वायर में लाने के लिए दो बार यहां पर 1000 लिखो। अब अगर हम इसको रिड्यूस करने के लिए 6 से डायरेक्टली नहीं काट करके डेसिमल हटा करके अगर हम 15/60 कर देते हैं और इसको हम 10 to the power 6 लिख देते हैं, तो 15 4 सबको पता है। अब यहाँ पर 1 बचा है, 1 को अगर हम 4.4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 इंटू 10 to the power 6 आएगा। एक डेसिमल को हम आगे बढ़ाएंगे एक प्लेस, तो ये 2.5 हो जाएगा, तो पावर में एक जीरो कम हो जाएगा, 10 to the power 6 से 10 to the power 5 हो जाएगा, पास्कल लिख दो, आंसर हो गया। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल को सही करने के लिए यूनिट कन्वर्शन याद रहना चाहिए। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट दिस सेकंड न्यूमेरिकल। A block of iron of mass 7.5 kg of dimensions 12 centimeter into 8 centimeter into 10 centimeter is kept on a table top। तो इसका मतलब ब्लॉक ऑफ आयरन है, इसका मास दिया हुआ है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है, और उसको एक तो टेबल में रखा है। ऑन इट्स बेस और साइड 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, मतलब जो पार्ट आयरन ब्लॉक का टेबल को टच कर रहा है उसका मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो हमको इसी को यूज करके एरिया निकालना है। कैलकुलेट द थ्रस्ट, कितना एक्ट कर रहा है, एंड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द टेबल टॉप, प्रेशर निकालना है। टेक 1 kgf इक्वल्स टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो एक kgf वाला पार्ट यूज होगा थ्रस्ट निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमको जो थ्रस्ट निकालना है, तो थ्रस्ट ही यहां पर F होगा। तो 7.5 kg अगर बॉडी का मास है तो उसका वेट हो जाता है 7.5 kgf, और 1 kgf दिया है 10 न्यूटन, तो हो गया 7.5 इंटू 10, दैट इज इक्वल्स टू 75 न्यूटन। तो 75 न्यूटन हम लोग का थ्रस्ट निकल गया। ये हो गया मेरा ए वाला पार्ट। अब बी में आओ। बी में पूछ रहा है प्रेशर एक्सर्टेड, तो सबसे पहले हमको एरिया जानना होगा। तो एरिया, ये वाला डायमेंशन जो है टच में है तो इसी से एरिया निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। 12 सेंटीमीटर है, 12/100 कर दिए, और फिर 8 सेंटीमीटर है, 8/100 कर दिए, तो एक क्या हो गया कि मीटर स्क्वायर में निकल गया। इसको हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक ही बार प्रेशर निकालते समय कैलकुलेशन करेंगे। तो अब लिखो प्रेशर इज इक्वल्स टू F बाई ए। तो F निकला है 75, एरिया है 12/100, तो 12 यहां हो गया, 100 यहां हो गया, इंटू 8/100, तो 8 और 100 चल गया न्यूमरेटर में। अब इसको रिड्यूस करते हैं, तो 3 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 25 4 काट देगा 100 को, तो 25, 4 2 और 4 25। तो हमको अब न्यूमरेटर में बच्चा है 25 इंटू 25 इंटू 25, जिसको मल्टीप्लाई करो, बहुत बार ये मल्टीप्लीकेशन आता है, इसीलिए हमको याद है कि ये 15625 हो जाता है, और नीचे में 2। तो अब 2 से डिवाइड करो, 2 7 टाइम्स जाएगा 14, 1 बचेगा 16, 2 8 टाइम्स पूरा 16 हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड होगा 1 टाइम, 5 को डिवाइड करेगा 2 2 4, 1 बचा, डेसिमल 2, 10 हो गया, 2 5 10, और प्रेशर निकाल रहा था, यूनिट लिखने के लिए नहीं बोलो, पास्कल। इस तरह से न्यूमेरिकल बन गया।
फिर से हम बोलेंगे इस न्यूमेरिकल का मेन पार्ट था करेक्ट यूनिट्स में वर्कआउट करना। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। A vessel contains water up to a height of 1.5 meter, taking the density of the water as 10 to the power 3 kg per meter cube. Acceleration due to gravity 9.8 meter per second square, and the area of the base of the vessel is 100 centimeter square. तो इंफॉर्मेशन क्या क्या है देखो, एक वेसल में वाटर है 1.5 मीटर हाइट तक, वाटर का डेंसिटी बता दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 यूज करने बोला है, और बेस ऑफ द वेसल का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कैलकुलेट करने बोला है प्रेशर पहले, तो प्रेशर यहाँ पर लिक्विड वाटर है उसके चलते हैं, तो प्रेशर का फॉर्मूला HDG को यूज करने का है, ठीक है। और फिर थ्रस्ट एट द बेस ऑफ द वेसल, प्रेशर मालूम हो चुका रहेगा, एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है, तो P इक्वल्स टू F/A से थ्रस्ट निकल जाएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो यहां पर P इज इक्वल टू HDG लिखे, H का वैल्यू है 1.5 मीटर, डेंसिटी वाटर का 10 टू द पावर 3 दिया हुआ है, उसको हम 1000 लिख देते हैं, इनटू G को बोला है 9.8 यूज करना है, ये सबको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो यहां डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहां डेसिमल के बाद एक प्लेस, मतलब 2 0 यूज हो जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा। तो अब 15 इंटू 98 को सॉल्व करना है, तो हम 15 इंटू 8 करेगा तो 120 आएगा, ठीक है। तो 0 हुआ, 12 कैरी हो गया, 15 9 जा 135, 135 में 12 ऐड करो 147 आ जाएगा, ठीक है। 147 आ गया, ये 0 हुआ, हम लोग के पास एक 0 बचा हुआ था उसको भी लिख दिए, तो ये हो गया मेरा प्रेशर पास्कल में, ओके। अब ये ए वाला पार्ट सॉल्व हो गया है, इसका आंसर लिख देते हैं। अब आ जाओ बी वाला पार्ट में। बी वाला पार्ट में पूछा है थ्रस्ट एक्टिंग एट द बेस ऑफ द वेसल, तो P इज इक्वल्स टू F/A है, तो P का वैल्यू मालूम चल चुका है 14700 पास्कल। F हम लोग को निकालना है, एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 100 लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर में है, मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करने से सेंटीमीटर मीटर में होता है, एरिया है बोल करके 2 बार 100 लिखना होगा, मीटर स्क्वायर में लाना है बोल के। तो चलो ये 100 तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो अब F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14700, ये 100 आके डिवाइड करेगा इसको, तो दोनों 0 कैंसिल आउट हो गया, 147 निकाल के आ रहा है थ्रस्ट, तो यूनिट हो गया न्यूटन। इस तरह से न्यूमेरिकल बन गया। अभी न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल के जैसे ही है, जस्ट थोड़ा यूनिट कन्वर्शंस पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उसका बेस एरिया के बारे ही बोल रहा है वो। वाटर डेंसिटी इज 1000 kg पर मीटर क्यूब इज पोर्ड इनटू इट अप टू अ डेप्थ ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब जो हाइट ऑफ वाटर है उसमें वो 6 सेंटीमीटर है। तो कैलकुलेट करो बोल रहा है ए में द प्रेशर एंड बी में द थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बेस। जी का वैल्यू हम लोग इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब हम ए वाला पार्ट के लिए प्रेशर निकालेंगे, वाटर के चलते हैं, लिक्विड के चलते हैं, तो HDG यूज करेंगे। H का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6/100 हो गया मीटर में, यही यूनिट्स का कन्वर्शन को ध्यान रखना है। और फिर जाके डेंसिटी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब में, प्रॉपर यूनिट में है। अब G का वैल्यू हम बोले इसमें 10 यूज करेंगे, तो एक 0 कट गया, दूसरा 0 कट गया, 6 इंटू 100 आ गया 600। प्रेशर निकाल रहा है SI यूनिट में, यूनिट हो गया पास्कल, ठीक है। ये ए वाला पार्ट हो गया। अब बी वाला पार्ट में पूछा था थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द बेस, तो हम लोग यूज करेंगे P इज इक्वल्स टू F/A। P हम लोग का निकल चुका है 600, हमको F निकालना है। एरिया दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो ऊपर चल जाएगा। न्यूमरेटर में 100 इंटू 100 लिखो, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। साइड बदलते हैं अब, 600 इंटू 3/100 इज इक्वल्स टू F।
तो 2 0 कैंसिल आउट हो गया, F का वैल्यू आ गया 18, फोर्स निकाल रहा है उसका SI यूनिट न्यूटन है और ये न्यूमेरिकल हो गया। तो देखो लास्ट वाला सम के जैसे ही था, करीब प्रॉपर यूनिट कन्वर्शन करने को था। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो अच्छा से क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझेगा न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व है। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम विच विल एक्सर्ट ऑन इट्स बेस द सेम प्रेशर एट 70 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्क्यूरी और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है। तो देखो क्या पूछ रहा है कि कितना हाइट ऑफ वाटर वही प्रेशर क्रिएट करेगा जितना 70 सेंटीमीटर मर्क्यूरी क्रिएट करता है। तो 70 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के रखा हुआ है, तो मर्क्यूरी एक प्रेशर अप्लाई करता है। सेम प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का कितना हाइट दरकार पड़ेगा। तो इससे हम लोग के लिए यहाँ यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर मर्क्यूरी द्वारा क्रिएट होता है उतना ही प्रेशर वाटर द्वारा क्रिएट होता है। इसीलिए हम सबसे पहले मेंशन करेंगे प्रेशर ड्यू टू वाटर को PW एंड प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी को PM लिख दिए। प्रेशर लिक्विड के चलते उसका फॉर्मूला क्या है, HdG, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। तो मर्क्यूरी में लिखेंगे हाइट ऑफ मर्क्यूरी इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी और इंटू G। दोनों साइड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G आ रहा है, इसको कैंसिल कर लो। हाइट ऑफ वाटर हम लोगों को निकालना है। डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो यहां मर्क्यूरी का डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, इसीलिए वाटर का डेंसिटी ग्राम पर सेंटी क्यूब में याद रहना चाहिए 1 है। हाइट ऑफ मर्क्यूरी 70 दिया है और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 दिया है। इंटू 1 करेगा तो ये हाइट ऑफ वाटर ही रह जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक 0 के चलते 13.6 से डेसिमल हट के 136 हो जाएगा। अब 7 6 42, 4 कैरी, 7 13 91 और 4 होता है 95, इतना सेंटीमीटर आएगा। इसको अगर हमको SI यूनिट में लिखना है तो मीटर में लाना होगा, 9.52 मीटर। तो ये हम लोग का आंसर निकल गया पार्ट A का। अब पार्ट B में एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, विल द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन पार्ट A चेंज इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाटर कॉलम इज मेड वाइडर। मतलब अभी जितना भी साइज का उसका क्रॉस सेक्शन था उससे उसको बड़ा कर दे रहा है। तो बोलता है कि क्या हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड चेंज होगा। जरा गौर करो फॉर्मूला पर, फॉर्मूला क्या बोलता है, HdG, मतलब हाइट ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। कहीं भी क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया है? तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला में है ही नहीं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो कोई भी हाइट का इसमें चेंज नहीं होगा। इसलिए हम B का आंसर को लिखेंगे नो। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए हैं उसको जानना चाहिए, क्योंकि कभी क्वेश्चन में बोलेगा एक्सप्लेन विथ रीजन, तो हम उसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 इस तरह से है, द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड फ्लोर इज 40,000 पास्कल and on the first floor is 10,000 Pascal. Find the height of the first floor, मतलब first floor ground से कितने हाइट पे है निकालना है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब और G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करने के लिए डेटा दिया हुआ है। अभी यहाँ देखो, ये जो ग्राउंड फ्लोर में प्रेशर ज़्यादा है, फर्स्ट फ्लोर में प्रेशर कम है। ये जो प्रेशर बात कर रहा है, वाटर टैंक अगर हम लोग के छत के ऊपर पे रहता है तो प्रेशर जो है किस तरह से चेंज होता है उसके बारे में बोल रहा है। तो ग्राउंड लेवल सबसे लोएस्ट लेवल में है, तो टैंक से ज़्यादा हाइट पे है, तो इसलिए वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता है। जैसे ही फ्लोर ऊपर जाते रहता है तो प्रेशर कम होते रहता है। तो यहाँ पर भी लिक्विड प्रेशर है, तो लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला P = HdG यूज होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P = HdG। यहाँ जो प्रेशर है, अब सोच रहा होगा 40,000 लेंगे कि 10,000 लेंगे, ये डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो फर्क है प्रेशर का, उसी का चलते और हाइट का भी फर्क के चलते होता है।
तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 40,000 माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू एच निकालना है, डेंसिटी 1000 दिया हुआ है और जी का वैल्यू 10 है, तो ये सब्ट्रैक्ट करके 30,000 हो जाएगा। यहां से 1000 और 100 आएगा, सॉरी 1000 और 10 आएगा, यहाँ h हो गया, ये 0 और सब 0 कैंसिल आउट हो गया, तो h का वैल्यू आ गया, हाइट है, डिस्टेंस है, SI यूनिट है मीटर और ये न्यूमेरिकल बन गया। तो बस यही समझना था कि जो डिफरेंस इन द प्रेशर है वो हाइट का डिफरेंस के चलते है और उसको माइनस करना था बोल के याद करना था। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7। इसको बहुत अच्छा से समझने का कोशिश करो, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अ सिंपल यू ट्यूब कंटेन्स मर्क्यूरी टू द सेम लेवल इन बोथ इट्स आर्म्स। तो एक यू शेप का ट्यूब है, उसमें मर्क्यूरी सेम लेवल तक है दोनों आर्म में। If water is poured to a height of 13.6 सेंटीमीटर, अब उसमें वाटर पोर कर रहा है to a height of 13.6 सेंटीमीटर in one arm, how much will be the rise in the mercury level in the other arm? तो पूछ रहा है कि मर्क्यूरी लेवल कितना अदर आर्म में राइज करेगा ताकि जो वाटर कॉलम को बैलेंस करेगा। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 kg पर मीटर क्यूब दिया है और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब दिया है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, एक यूट्यूब बनाते हैं हम, तो उसमें हम लेके चल रहे हैं कि मर्क्यूरी अभी इस लेवल तक है, दोनों में मर्क्यूरी का लेवल इस लेवल तक है। अब इसमें वाटर पोर करेंगे, तो वाटर पोर करेगा तो वाटर भरने लगेगा, लेवल आएगा एक पर्टिकुलर, तो मर्क्यूरी भी इस साइड में ऊपर जाएगा। तो अभी अगर हम जैसी जैसी वाटर यहाँ पर डालेंगे तो वाटर मान लो कि का लेवल यहाँ तक आ गया, तो हम लोग को पता है कि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, इसके चलते मर्क्यूरी भी यहाँ पर राइज करके इसी लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मर्क्यूरी अगर लेवल यहाँ बढ़ेगा तो मर्क्यूरी का लेवल यहाँ गिरना पड़ेगा। इतना अगर ये x हाइट यहाँ पर बढ़ गया, हम लेके चलते कि x हाइट बढ़ गया यहाँ पर, तो हम तो मर्क्यूरी अलग से ऐड नहीं किए हैं, तो इसलिए मर्क्यूरी का लेवल यहाँ गिरना पड़ेगा x हाइट तक। तो मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर मर्क्यूरी का लेवल और यहाँ पर ऊपर में मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पर है। तो ये वाला हाइट भी जो गिरेगा वो x ही गिरेगा, क्योंकि वहां पर x हाइट से बढ़ गया तो x हाइट से गिरा है। इसका मतलब मर्क्यूरी का लेवल अभी यहाँ पर इतना है, तो हम उसको बोलेंगे यहाँ पर मर्क्यूरी का लेवल इसी लेवल पर यहाँ हो गया, तो ये यहाँ पर भी x रहेगा। तो देखो मर्क्यूरी का लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक है जो इस वाटर को बैलेंस कर रहा है। तो वाटर को बैलेंस कर रहा है कितना हाइट ऑफ मर्क्यूरी, हमको वही निकालना है। ये तो नीचे वाला पार्ट मर्क्यूरी को बैलेंस कर दे रहा है, तो यहाँ पर यही वाला पार्ट समझने का है। तो हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम यहाँ पर x नहीं लेकर के पूरा हमको x प्लस x 2x लेना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जो था बैलेंस हो रहा है, प्रेशर बैलेंस हो रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रेशर ड्यू टू वाटर विल बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी will be equal to height of mercury into density of mercury into G। तो ये HDG वाला फॉर्मूला यूज हुआ है यहाँ पर, दोनों तरफ में G है, कैंसिल कर दो। अब हाइट ऑफ वाटर क्वेश्चन में दिया है कि 13.6 है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 to the power 3। अब ये हाइट ऑफ मर्क्यूरी, इसी के बारे में डिस्कशन किए हम। हाइट ऑफ मर्क्यूरी जो यहाँ पर आ रहा है वो 2x आ रहा है, जो वाटर को बैलेंस कर रहा है, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 2x इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है 13.6 इंटू 10 to the power 3, ये हमको वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको 2x निकालना है, ठीक है, मतलब x निकालना है, तो 13.6 इंटू 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13.6 इंटू 10 to the power 3 इज इक्वल्स टू x। तो सबको क्लियरली नजर आ रहा है कि 13.6 इंटू 10 to the power 3 कैंसिल हो जाएगा,
और हमको x मिलेगा इक्वल्स टू हाफ, तो हम उसको लिख सकते हैं 0.5। ये जो दिया हुआ था सेंटीमीटर में, इसलिए हम यहाँ पर इसको सेंटीमीटर लिखेंगे। मीटर में बदली करेंगे तो और 2 प्लेस पीछे डेसिमल लेके जाना होगा। ये हो गया मेरा हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पूछा था कि व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी, तो हम उसी को लिखेंगे, राइज इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, होप ये एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ में आया होगा। इसको समझने के बाद एक बार बिना देखे बनाना जरूरी है, इसको अच्छा से सीखने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 से काफी न्यूमेरिकल आएगा, जो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर बेस्ड है, जिसका फॉर्मूला है F1/A1 इक्वल टू F2/A2। अब इस न्यूमेरिकल को देखो। इन अ हाइड्रोलिक मशीन अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन is applied on a piston of area of cross section 10 centimeter square। मतलब 10 centimeter square वाला एरिया में 2 न्यूटन लग रहा है। What force is obtained on a piston of area of cross section 100 centimeter square। अब जहां पर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वहां पर क्या फोर्स लग रहा है निकालना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, F1/A1 is equal to F2/A2। तो F1 हमको 2 न्यूटन जब है, तब मेरा एरिया है 10। अब देखो यहां पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया, यहाँ 100 है, दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको कन्वर्शन करने का दरकार नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों रिलेट होके कैंसिल आउट हो जाएगा। ये F2 निकालना है और हम लोगों को एरिया दिया हुआ है वहां पर 100। ठीक है, तो F2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 100/10। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 20 आ गया। फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन, तो 20 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला पिस्टन पे। तो जो भी न्यूमेरिकल हाइड्रोलिक मशीन पर रहेगा बहुत इजीली सॉल्व हो। नाउ लेट अस टेक अ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 9। What should be the ratio of the area of cross section of the master cylinder and the wheel cylinder of a hydraulic brake। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में 2 सिलेंडर होता है, एक को मास्टर सिलेंडर, एक को व्हील सिलेंडर बोलता है। मास्टर सिलेंडर वहां होता है जहां पर हम लोग ब्रेक अप्लाई, फोर्स अप्लाई करता है, और व्हील सिलेंडर वहां पर होता है जहां पर ब्रेक शू लगा रहता है। ठीक है, so that a force of 15 न्यूटन can be obtained on each of its brake। मतलब ब्रेक में 15 न्यूटन का फोर्स एक्ट करना चाहिए by exerting a force of 0.5 न्यूटन on the pedal। तो पेडल पे जो फोर्स है वो 0.5 है। तो पेडल के वहां पर जो सिलेंडर है वो मास्टर सिलेंडर है। तो हम लोग इसमें हाइड्रोलिक मशीन का फॉर्मूला F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2 यूज करेंगे, लेकिन कन्वीनियंस होने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जहां पर भी मास्टर सिलेंडर है उसको FM करेंगे, AM करेंगे, और उसी व्हील सिलेंडर के लिए FW और AW करेंगे ताकि समझने में आसान हो। पर हम लिखेंगे F मास्टर सिलेंडर का डिवाइडेड बाय एरिया मास्टर सिलेंडर का, और इसी तरह से यहां पर व्हील सिलेंडर का लिखेंगे। अब फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मास्टर सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर पेडल के वहां पर है, पेडल के वहां पर 0.5 है, बाय एरिया ऑफ द मास्टर सिलेंडर AM। जो फोर्स ब्रेक में चाहिए वो 15 न्यूटन है, तो यहां 15 आ गया, और एरिया ऑफ द जो तुम्हारा व्हील सिलेंडर है उसको हम वैसे ही लिखेंगे क्योंकि रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम लोगों को किसके बीच में बोला है, देखो एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ मास्टर सिलेंडर पहले बोला है, तो न्यूमरेटर पार्ट में पहले लेके जाएंगे, तो इसको साइड चेंज करके वहां लेके जाएंगे। 0.5 15 नीचे आ जाएगा, एरिया ऑफ मास्टर सिलेंडर यहां गया, और एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर डिनोमिनेटर में रहा। इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम पहले यहां पर लिख देते हैं इसको, मास्टर सिलेंडर का एरिया, एरिया ऑफ व्हील सिलेंडर। तो ये यहाँ पर 0.5 को हम 5 लिखते हैं, तो 150 हो जाता है यहाँ पर। 5 1 5 30। क्योंकि रेशियो में पूछा है तो रेशियो में आंसर लिखना कंपलसरी है, उसको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं।
फ्रैक्शन में। तो ये जो हो गया 1:30 इज द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द मास्टर सिलेंडर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द व्हील सिलेंडर। तो ये न्यूमेरिकल खत्म हुआ। लेट अस टेक अ लुक एट न्यूमेरिकल नंबर 10। द एरियाज ऑफ पिस्टन्स इन अ hydraulic machine are 5 centimeter square and 625 centimeter square. So both the areas are given. What force on the smaller piston will support a load of 1250 Newton on the larger piston? Force larger piston का दिया है, smaller piston का निकालना है। तो law of hydraulic machine से जो formula आया था उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो वहाँ F1/A1 equal to F2/A2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे force on the smaller one divided by area of the smaller one, force of the larger one divided by area of the larger one. Force of the smaller one निकालना है। area of the smaller दिया हुआ है 5 centimeter square, force on the larger one 1250 न्यूटन है और area of the larger one है 625 centimeter square। तो Fs हो गया इक्वल्स टू 1250 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 625। 625 को 5 से रिड्यूस करो 125 आ जाएगा। अब 1250 125 से डिवाइड हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसका मतलब स्मॉलर पिस्टन में 10 न्यूटन का फोर्स रिक्वायरमेंट होगा। द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज लाइक दिस। द डायमीटर ऑफ द नेक and bottom of a bottle are 2 centimeter and 10 centimeter respectively। मतलब बॉटल है उसका नेक जो है सर्कुलर में है तो उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, बॉटम भी सर्कुलर में है उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। नाउ द बॉटल इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ऑयल। अब पूरा उसमें ऑयल भरा हुआ है मतलब प्रेशर ट्रांसमिट होगा इक्वली। If the cork of the neck is pressed with a force of 1.2 kgf, अब उसका नेक में एक फोर्स लगा रहा है 1.2 kgf का। What force is exerted at the bottom of the bottle? तो bottom of the bottle में क्या फोर्स exert कर रहा है? B पार्ट में पूछा है name the law or the principle you have used to find the force in part A। तो हम लोग देखेंगे क्या यूज करेंगे, फिर वो किस लॉ या प्रिंसिपल है उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ दो पार्ट है, एक है नेक और एक है बॉटल। तो हम लोग को जो रिलेशनशिप मिला था प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन से उसी को यूज करेंगे। F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। तो उसको हम लेकिन चेंज कर देंगे F नेक के लिए डिवाइडेड बाय N नेक के लिए तो एरिया ऑफ द नेक। इसी तरह से फोर्स एट द बॉटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बॉटम। तो फोर्स ऑन द नेक में बताया गया है कि 1.2 kgf अप्लाई कर रहा है, तो हम इसको 1.2 kgf में रख रहा, तो मेरा आंसर जो फोर्स का निकलेगा kgf में निकलेगा। अब यहाँ एरिया ऑफ द नेक के लिए समझो, सर्कुलर नेक है इसलिए डायमीटर दिया है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस उसका आधा 1 सेंटीमीटर होगा, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे पाई इंटू 1 का स्क्वायर। ए वाला फोर्स एट द बॉटम निकालना है हम लोग को, तो उसको हम एफ बी लिख देंगे और एरिया ऑफ द बॉटम वही पाई। अब डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गया 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1.2 इंटू ए रहेगा 5 का स्क्वायर 25 यहां पर आ जाएगा, नीचे में 1 का स्क्वायर है तो अब हमको उसको लिखने का दरकार नहीं है। तो फोर्स एट द बॉटम निकलेगा, तो फोर्स एट द बॉटम अगर हम इसको 12 कंसीडर करता है 1.2 को, तो 12 इंटू 25 पता होना चाहिए 300 होता है, और यह डेसिमल है एक, तो हम सीधा उसको 30 kgf लिखेंगे, न्यूटन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला फोर्स 1.2 kgf में दिया था। तो इस तरह से मेरा ए का पार्ट का आंसर निकल गया है। अब पूछा कौन सा लॉ या प्रिंसिपल, तो F1/A1/F2/A2 प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन से आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन किस लॉ से आता है? पास्कल्स लॉ से आता है। तो अगर लॉ को लिखेंगे तो हम पास्कल्स लॉ लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमको प्रिंसिपल लिखना है तो हम लिख देंगे उसको प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन, तो उसको भी मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट सम, ये भी हाइड्रोलिक मशीन के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अ फोर्स ऑफ 50 kgf इज अप्लाइड टू अ स्मॉलर पिस्टन
ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन। तो स्मॉलर पिस्टन का फोर्स है दिया हुआ 550 kgf। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करना है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लार्ज पिस्टन, तो लार्ज पिस्टन का फोर्स निकालना है। इफ द डायमीटर्स ऑफ द पिस्टन्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो डायमीटर्स दिया हुआ है बोल के याद रखने का। ओके, हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा, जैसे लास्ट सब में पाई आर स्क्वायर करके निकाला। तो अभी प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन के मुताबिक हम लिखेंगे यहाँ पर FL बाई AL, मतलब लार्जर का फोर्स और उसका एरिया। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे FS स्मॉलर वाला का फोर्स और एरिया ऑफ द स्मॉलर वन। तो हमको फोर्स एक्टिंग ऑन द लार्जर पिस्टन निकालना है, तो उसको FL लिख दो। एरिया पाई आर स्क्वायर करके आएगा, 25 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो दैट विल बिकम 25/2 रेडियस उसका स्क्वायर इक्वल्स टू, स्मॉलर पिस्टन में दिया हुआ है 50 kgf डिवाइडेड बाय, अब इसका एरिया में डायमीटर है 5, तो 5/2 हो गया उसका स्क्वायर। दोनों तरफ में पाई को कैंसिल आउट कर दो, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द लार्जर पिस्टन, इसका स्क्वायर करेगा, फिर फ्रैक्शन है तो हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से। सबको पता है कि कैलकुलेशन में ऐसे आएगा सॉल्विंग। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा 50 × 2 × 2 और बाई 5 × 5। तो अगर हम FL इक्वल्स टू निकालेंगे, पहले इस साइड को कॉपी कर लेते हैं पूरा, 50 × 2 × 2 डिवाइडेड बाई 5 × 5 इंटू, इसको उधर लेके जाएंगे तो 25 ऊपर में चल जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2 × 2। तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये 5 5 25 होता है, तो ये 25 को कैंसिल कर दिए, वहां पर 25 बचा, यहाँ पर 50 बचा, 25 5 125, 0 kgf में था, तो ये भी kgf में आ गया हम लोग का फोर्स एक्टिंग ऑन द लार्जर पिस्टन। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से है, 2 cylindrical vessels fitted with pistons A and B of area cross section 8 centimeter square and 320 centimeter square respectively. A का एरिया है 8, B का एरिया है 320, are joined at the bottom by a tube, मतलब नीचे से एक ट्यूब से जोड़ दिया गया है, and they are completely filled with water, मतलब उस वाटर के थ्रू प्रेशर ट्रांसमिट होगा और पास्कल्स लॉ के मुताबिक जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो इक्वल रहेगा। When a mass of 4 kg is placed on piston A, पिस्टन A में मास ऑफ 4 kg रखा जा रहा है, तो उसका चलते वेट एक्ट करेगा 4 kgf का। फाइंड द प्रेशर ऑन पिस्टन ए, पिस्टन ए में प्रेशर निकालना है। द प्रेशर ऑन पिस्टन बी, फिर पिस्टन बी में भी प्रेशर निकालना है, और फिर थ्रस्ट ऑन पिस्टन ए निकालना है। तो चलो पहले निकालते हैं कि पहला वाला पार्ट में पिस्टन ए में कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो प्रेशर हम लोगों को पता है F/A होता है। तो ये जो प्रेशर इन पिस्टन ए है, इसलिए हम इसको यहां पर सबस्क्रिप्ट में PA लिख दिए। फोर्स कितना है, मास रखा गया है उसमें 4 kg का, तो अगर हम उसको चेंज करते हैं न्यूटन में तो हमको G से मल्टीप्लाई करना होता है। G का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको हम आसान करने के लिए kgf में रखेंगे। और एरिया है उसका 8, उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 मतलब सबको पता है 0.5। तो यूनिट अभी हम यहां लिख रहे हैं, दैट इज kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पिस्टन ए का प्रेशर। सेकेंड में पूछ रहा है पिस्टन बी का प्रेशर, क्योंकि नीचे में वो एक ट्यूब से कनेक्टेड है और उसमें वाटर फिल्ड अप है, तो जो प्रेशर पिस्टन ए में एक्ट करेगा वही प्रेशर पिस्टन बी में एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे प्रेशर एक्टिंग ऑन पिस्टन बी विल बी इक्वल टू द प्रेशर एक्टिंग ऑन पिस्टन ए, विच इज 0.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाओ थर्ड वाला पार्ट में। थर्ड वाला पार्ट में बोल रहा है द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन पिस्टन बी। पिस्टन बी का प्रेशर पता है, तो हम लिखेंगे पिस्टन बी का प्रेशर
F इज इक्वल्स टू F बाई A। पिस्टन B का प्रेशर हमको पता है 0.5, फोर्स नहीं पता है और एरिया है 320। तो इससे हमको मिलेगा F इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 320। पॉइंट हटाएंगे एक तो ये 0 यूज्ड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब 5 बचा, 32 बचा। 5 इंटू 32 हो गया है 160 और यूनिट यहां पर यूज करेंगे फोर्स का kgf, क्योंकि आगे भी वही यूनिट था। इस तरह से न्यूमेरिकल बन गया। सीखने का जो यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट था कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है विदाउट बीट गेटिंग डिमिनिश्ड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स। अब हम लोग पहुंच गए हैं इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल में, और इस लास्ट न्यूमेरिकल करने से पहले एक रिमाइंडर, अगर वीडियो देखा है एंड तक और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इससे फायदा ये होगा कि आगे का टॉपिक्स का भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके मिलेगा और विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। गौर किया होगा वीडियो में कि हम एक्सप्लेनेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और इधर उधर का बातें नहीं कर रहे हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है उसी को फॉलो करो, सीखो, जल्दी सीखने होगा, टाइम बचेगा अपना पढ़ाई करने के लिए भी। तो चलो अब देखते हैं कि ये 14th न्यूमेरिकल क्या है। What force is applied on a piston of area cross section 2 centimeter square to obtain a force of 150 Newton on the piston of area of cross section 12 centimeter square in a hydraulic machine। मतलब अब तो हाइड्रोलिक मशीन का फॉर्मूला लगेगा ही, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2। तो हम F1 ले रहे हैं, व्हाट फोर्स अप्लाइड ऑन अ एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस पार्ट वाला फोर्स जो निकालना है उसको F1 ले लिए, तो उसका एरिया को 2 लिख दिए, और जो दिया हुआ है फोर्स है वो 150 F2 का है और उसका एरिया है 12। तो अब यहां से F1 विल बी इक्वल्स टू 150 इंटू 2 बाई 12। तो इसको 2 से काटो 6 हो गया, हम 6 से इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 3 बचा, 6 5 ज़ा, तो ये आ गया 25 न्यूटन। तो ये हम लोग का सब न्यूमेरिकल्स खत्म हो गया। तो इसको जरूर से प्रैक्टिस करना अपने से, तभी जाके परफेक्शन होगा। और फिजिक्स के लिए मेमोराइज करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट सबको क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बहुत ज़्यादा बुक लेकर के याद करने नहीं बैठना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन को समझो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंतज़ार करो नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स के लिए। थैंक यू।